उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपको गर्व होना चाहिए कि उत्कर्ष क्लासेज के निदेशक महोदय निर्मल गहलोत जी द्वारा आपको समय समय पर आपकी मांग पर संस्कृत की मांग रखी, आपको संस्कृत दिलाई। संस्कृत देव भाषा के रूप में जानी जाती है। संस्कृत भाषा को आपको रूबरू कराया और आपको उनके द्वारा जो भी निदेशक महोदय जी के द्वारा उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा समय समय पर आपको जो वीडियो उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो कक्षा उपलब्ध कराई जा रही हैं, उन्हें आनंद के साथ में, तारतम्यता के साथ में आपको अध्यापन कार्य करना चाहिए, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेज अपने आप में बहुत महत्व रखती है साथियों। इसलिए आप अध्यापन कार्य करेंगे। चलते हैं, हम संधि पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संधि पढ़ रहे थे और इसी क्रम में संधि में भी व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे थे। संधि में भी क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन संधि। और व्यंजन में भी जहां जसत्व संधि कहा जाता है उसका अध्ययन कर रहे थे, जसत्व संधि। अब देखेंगे जसत्व संधि क्या है, सबसे पहले समझेंगे। तो जसत्व संधि झल वर्ण के स्थान पर जस वर्ण हो जाते हैं। झल वर्ण के स्थान पर क्या हो जाते हैं? जस वर्ण। अब झल वर्ण कौन कौन से होते हैं? झवय माहेश्वर सूत्र के ज से लेकर के और हल के ल तक जो भी वर्ण आते हैं उन्हें झल वर्ण कहा जाता है। उन्हें कौन सी वर्ण कहा जाता है? झल वर्ण कहा जाता है। झवय के झ से लेकर के हल के ल तक जो भी वर्ण गिने जाएंगे उन्हें झल वर्ण कहा जाता है। आना चाहिए आप पर। अब जस वर्ण में ज बो ग ड द वर्ग का तृतीय वर्ण जस वर्ण के रूप में गिना जाता है। यह भी आना चाहिए आप पे। और मित्रों, जब हमें अधिकांश से दूसरा वर्ण होगा और जब हमें अधिकांश से तीसरा वर्ण दिखाई दे, कौन सा वर्ण दिखाई दे? तीसरा। जैसे द, ज, ब, ग, ड, द, इनमें से कोई दिखाई देगा तो जसत्व संधि का प्रयोग किया जाएगा। अब इसको उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले जगदीशः संधि विस्तृत करेंगे। क्या होगा? जगत प्लस ईशः। जगत प्लस ईशः बराबर क्या बन जाएगा? जगदीश। पीछे स्वर है, स्वर पर में है तो त को क्या हो जाएगा? द। जब त को द हो जाएगा तो ज ग द, ज ग द बराबर ईशः। और जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जगदीश। क्या बन जाएगा? जगदीश। उसी प्रकार षडानन, षडानन, इसका क्या बनेगा? षट प्लस आनन। पीछे क्या है? स्वर। पीछे स्वर है, ट को तीसरा वर्ण क्या होगा? ड। तो क्या बन जाएगा? षड प्लस आनन। और जब इसे जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? षडानन। जगदीश षडानन। इसी क्रम में दिगंबर, दिगंबर और दिगंबर का क्या होगा? संधि विच्छेद। दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। दिक प्लस अंबर। अब क्या है? अ हमारा क्या है? स्वर। तो क को क्या हो जाएगा? ग। तो आपका दिग प्लस अंबर जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दिगंबर।
दिगंबर। और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण जो कि संस्कृत जगत का कोई भी एग्जाम हो, अधिकांश से वहां प्रश्न पूछा जाता है। और उदाहरण है आपका वागीसह, वागीसह या वागीसा, वागीसा, बागेश्वरी, कुछ भी हो सकता है। संधि विच्छेद करेंगे, बाक प्लस ईसह, और इधर ईसा है तो क्या हो जाएगा, ईसा, बाक प्लस ईसा। अब आपको देखना होगा पीछे क्या है, ये हमारा क्या है, स्वर। क के स्थान पर क्या होगा, ग। और जब क को ग हो जाएगा तो बाग प्लस ईसह या ईसा, और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बागीसा। ऐसे आपको ध्यान करना है, क्योंकि तीसरा वर्ण जस के अंतर्गत तृतीय वर्ण ही गिना जाता है। ज, बो, ग, ड, द होना चाहिए। इसी क्रम में बागीसह या बागीसा, अब आता है सुबंतः, इधर आ जाता है त्रिवंतः, इधर आ जाता है अजंतः, इधर आ जाता है सद्धर्मा। समझेंगे, सुबंतः का ब, तीसरा वर्ण आपको दिखाई दे रहा है ब। अब संधि विच्छेद करेंगे सुबंतः का तो क्या होगा, सुप प्लस अंतः, क्या होगा, सुप प्लस अंतः। पीछे क्या है, अ, स्वर है। प को क्या हो जाएगा, ब, इधर हो जाएगा शुभ बराबर अंतः, जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, सुबंतः। ऐसे ही तिबंतः का तिप प्लस अंतः, पीछे अ हमारा क्या है, स्वर, और प को क्या हो जाएगा, बा। ऐसे ही अजंतः का अच प्लस अंतः, अ हमारा क्या हो गया, स्वर, अ हमारा क्या हो गया, स्वर, और पीछे स्वर है ही तो तद उपरांत में च को क्या हो जाएगा, ज। अब जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अज, और बराबर अंतः, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अजंतः। ऐसे ही सत प्लस धर्म, सत प्लस धर्मा, इधर आपका ध वर्ग का तीसरा वर्ण त, थ, ध। जब ध हो गया मित्रों तो आपको हमारा नियम पूरा है, तो त के स्थान पर क्या कर देना चाहिए, द, और क्या हो जाएगा, शत, शद प्लस धर्मा, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सद्धर्मा, क्या बन जाएगा, सद्धर्मा। इस तरह यह आपकी कौन सी संधि थी, जसत्व संधि। मित्रों जसत्व संधि हुई, और हल और व्यंजन संधि का भेद है। तो रीट, सीटेट, यूपीटेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए व्यंजन संधि के मुख्यतः यह 5 भेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ष्टुत्व, ष्टुत्व, जसत्व, अनुस्वार और अनुस्वार परसवर्ण। यहीं से ही आपके लिए प्रश्न पूछने की संभावना जताई जाती है, यहीं से ही आपका प्रश्न अधिकांशतः आ जाता है। तो अब आपका यह कौन सा भेद पूरा हुआ, जसत्व संधि का भेद पूरा हुआ, और किसके अंतर्गत गिना गया, इसको हल और व्यंजन के अंतर्गत। इसी क्रम में अब हमने संधि के 2 भेद मुख्यतः पढ़े, स्वर और व्यंजन। अब तीसरा कौन सा रह गया है,
विसर्ग, इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। मित्रों, विसर्ग संधि, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण 3 सूत्रों को समझना होगा, और जिन्होंने 3 सूत्रों को ढंग से पढ़ लिया, मानना कि आपने विसर्ग संधि को ढंग से पढ़ लिया। और उन सूत्रों को यदि आपने नहीं पढ़ा, ढंग से नहीं समझा, तो विसर्ग संधि आपके लिए अधूरी रह जाएगी। तो सबसे पहले कौन सा भेद पढ़ेंगे? सबसे पहले आपका है विसर्ग संधि में सूत्र है ससज सोरु। ससज सोरु, इसने कहा, ससज सोरु ने क्या कहा? इन्होंने कहा स तथा, स तथा सजुस शब्द का स, तथा सजुस शब्द का स। कितने सा हो गए? 2, स और स। स तथा सजुस शब्द के स को रू हो जाता है। क्या हो जाता है? रू। मित्रों, रू में से शेष र बचता है, क्योंकि स्वर की संज्ञा करने वाला सूत्र उपदेशे अजनुनासिक इत, जो कि उ की इत संज्ञा करता है, और इत संज्ञा का फल होता है लोप। जिनकी इत संज्ञा हो जाती है उसका क्या हो जाता है? लोप। तो रू में से क्या शेष रहा? र। रू में से शेष रहा क्या? र। तो कुल मिला के शेष रहा र। दो स हुए आपका, एक किसका हुआ? एक तो यह हुआ, और एक किस शब्द का हुआ? सजुस का सा। इन दोनों स के स्थान पर क्या हुआ था? रू। और इनमें से दोनों में से शेष क्या रहा? रा। यह पहला सूत्र हुआ, ससुज सोरु। दूसरा, खरवसानयो, खरवसानयो विसर्जनीय। खरवसानयोर विसर्जनीय। खरवसानयोर विसर्जनीय क्या कहता है? यह कहता है र के स्थान पर, र के स्थान पर क्या हो जाता है? विसर्ग। इसने कहा कि र के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग। विसर्ग के चिन्ह होते हैं। र के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। खर वर्ण परे रहते, यह आपको जरूर समझना होगा। खर वर्ण कौन से होते हैं? खर वर्ण, खर वर्ण में वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण प्लस स, स और स, यह खर वर्ण में आते हैं। और एक कहा इसने अवसान। अवसान का मतलब होता है वर्णों का अभाव, पीछे कोई वर्णों का अभाव, वर्ण नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या? र। र के स्थान पे क्या हो जाएगा? विसर्ग। र के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। र को विसर्ग हो जाता है, अच्छी बात। खर वर्ण परे रहते, यहां से प्रश्न आ जाता है। खर वर्ण में ख, फो, श, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, सु, स, ख से लेकर के र तक। उसमें वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और आपका स, 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 यह आते हैं, आपको ध्यान करने होंगे,
क्योंकि प्रश्न यदा कदा पूछ लिया जाता है कि इनमें से खर वर्ण कौन सा नहीं है और कौन सा है, यह आपको ध्यान करना है। तो खर वर्ण में वर्ग का पहला दूसरा स स स आते हैं। क्लियर बात। अब मित्रों, अवसान माने होता है वर्णों का अभाव। वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा साथ, जब वर्णों का अभाव होगा उसे अवसान कहा जाता है। तीसरा सूत्र हुआ विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह। इसने कहा विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के चिन्ह होते या विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सा। विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? सा हो जाता है। खर वर्ण परे रहते, इसने भी कहा खर वर्ण परे रहते। खर वर्ण में वर्ग का खर वर्ण परे रहते का मतलब जब विसर्ग के स्थान पर स कर रहे हैं तो उससे पहले खर वर्ण होना चाहिए। खर का मतलब वर्ग का पहला दूसरा स स स होना चाहिए। मित्रों, अभी 2 फरवरी 2019 को राजस्थान सरकार में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग में वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा हुई। वरिष्ठ अध्यापक की संस्कृत विभाग में परीक्षा हुई और वहां प्रश्न इस तरह के आए, इनमें से खर वर्ण कौन सा नहीं है, कौन सा है? विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, क्या पर में होना चाहिए? तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, खर वर्ण होना चाहिए। खर वर्ण इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है, यह जरूर ध्यान करना है। जैसे प्रश्न आएगा खर वर्ण नास्ति, खर वर्ण नहीं है। ऑप्शन में खर वर्ण नहीं है। सबसे पहले ख, दूसरा क, तीसरा स, चौथा ह। कौन सा नहीं है? ह नहीं है। कौन सा नहीं मित्रों? ह। ह को खर वर्ण नहीं माना गया है। खर वर्ण में केवल वर्ग का पहला और दूसरा स स स ही आते हैं। अगला प्रश्न इस तरह भी आ सकता है, खर वर्ण अस्ति, खर वर्ण अस्ति, खर वर्ण है। अगला इस तरह भी आ सकता है। तो खर वर्ण है, देखेंगे ऑप्शन में ह, स, न, अ। हमारा प्रश्न था खर वर्ण है, अस्ति। अस्ति माने क्या है? है। अब ह है नहीं, क्योंकि ये वर्ग का पहला दूसरा नहीं है, न स है, न स, न सा। न है नहीं, अंतिम वर्ण है, ट ठ ड ढ पंचम है। अ हमारा क्या है? स्वर। कहने का मतलब न यह, न यह, न यह, कौन सा हुआ? सा। इसको हमारा उत्तर सही हो गया, सा। न यह हुआ, न यह हुआ, न यह हुआ, सा। इस प्रकार खर वर्ण कौन सा हुआ? सा। अवधारणा के माध्यम से समझेंगे।
नमस्ते। नमस्ते का संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। मित्रों यह कौन सा वर्ण हो गया? खर वर्ण, क्योंकि वर्ग का पहला दूसरा स स स, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स, तो इधर न म प्लस ते। और जोड़ेंगे तो इसको क्या बनेगा? नमस्ते। नमस्कार, नमः या नमस। नमः या नमस। जब मित्रों नमस होगा तो स को रू में से शेष र को विसर्ग, विसर्ग को क्या होगा? सा। अब जब नमः प्लस कार है तो क हमारा कौन सा है? खर वर्ण, क्योंकि वर्ग का पहला वर्ण है। और विसर्ग को क्या हो जाएगा? स, तो क्या न म स बराबर कारः, और क्या हो जाएगी? नमस्कार। इसी प्रकार विष्णुस्त्राता, विष्णु प्लस त्राता। मित्रों त्र किस में आ जाता है? त और र से बनता है, और त और र से त्र बन रहा है, तो आपको पहचान लेना चाहिए कि त खरवर्ण के अंतर्गत भी आता है। और जब त खरवर्ण के अंतर्गत आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सा। एक सेकंड। विष्णु हो, विसर्ग को हो गया क्या? स, और त्राता जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? विष्णु त्राता। ऐसे ही हरिस्त्रायते, अब हरि ही प्लस त्रायते, यह क्या है? विसर्ग, विसर्ग को क्या हो गया? स, पीछे कौन सा वर्ण हो गया? खर वर्ण। इसी प्रकार धनुष टंकार, संधि विच्छेद करेंगे, धनु प्लस टंकार। मित्रों ट खरवर्ण, विसर्ग को क्या हो जाएगा? स, धनु प्लस स प्लस टंकार। अब यहां एक दूसरी संधि और आएगी, इष्टुत्व। कौन सी आएगी? इष्टुत्व, क्योंकि पीछे ट है ही और स को षटकोण वाला स हो जाता है, जिसे हम मूर्धन्य सकार भी कहते हैं। अब जब ध नो बराबर स के स्थान पर क्या हो जाएगा? स, और बराबर टंकार। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? धनुष टंकार। मित्रों अब मन में भाव आ रहे होंगे, अब गुरुजी यहाँ आपने दूसरी एक संधि की इष्टुत्व अभी हमने पढ़ी, इष्टुत्व व्यंजन संधि में। अब हमें यहाँ इष्टुत्व करेंगे या विसर्ग, यह आपके भाव आ रहे होंगे। आपको विसर्ग करनी है, क्योंकि मूल नहीं होते तो हम कहां से आते। जब मूल नहीं होते, मानिए आप, जब मूल का मतलब विसर्ग से स नहीं आता,
दंती सकार ही आपके सामने उपस्थित नहीं होता तो मूर्धन्य सकार आप कहां से करते? तो पहले जब मूल जहां से आया हुआ है उसी में से उसी संधि को करेंगे। तो धनुष टंकार है शब्द आता है, पूछता है स्वर व्यंजन और विसर्ग, तो आपको जवाब देना होगा विसर्ग। कौन सा जवाब देना होगा? विसर्ग। जैसे कश्चिता, कश्चित का करेंगे तो क्या होगा? कह प्लस चिता, कह प्लस चिता। अब च हमारा कैसा है? खर वर्ण। कैसा है? खर वर्ण। विसर्ग को क्या हो जाएगा? स। अब क्या हो गया? चिता। अब मित्रों यहां एक हमने संधि पढ़ी, इश्चुत्व संधि, व्यंजन का भेद। तो च पीछे है ही और स को क्या हो जाएगा? तालव्य सकार बराबर चिता। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कश्चिता। इसी प्रकार यहां आपको समझ लेना चाहिए कि मूल नहीं होता, विसर्ग से सा दंती सकार नहीं आता, तो दंती सकार के स्थान पर तालव्य सकार कहां से होता है? तो समझ गए होंगे आप, यहां मूलतः विसर्ग संधि ही मानी जाएगी और आपको जवाब भी कौन सा देना है? विसर्ग संधि का ही देना है। तो यह आपका विसर्ग संधि का तीनों सूत्रों के माध्यम से जिन जिन शब्दों को निष्पन्न किया जा रहा था, मुख्यतः जो शब्द निष्पन्न हो रहे थे, जैसे हरिस्त्रायते, विष्णुस्त्रातः, बहुत अच्छे शब्द हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में भी इनका वर्णन किया गया है। अब इसी क्रम में जहां से आप अब नियम, जहां से आप प्रश्नों को गलत करते हैं, नियम या सूत्र, विसर्ग संधि का सूत्र है रोरी। मेरे विद्वानों, इस सूत्र के माध्यम से रोरी 2018 में जो रीट हुआ, शुद्ध करने के लिए यहां से प्रश्न आया। देखो, संधि के प्रश्न दो आएंगे, आपको विदित है, आपको जानकारी है, परंतु विद्वान प्रश्न बना सकता है। उन्होंने, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में अशुद्धि संशोधन भी है, उन्होंने अगली वर्ष 2018 में जो रीट हुआ राजस्थान सरकार में, प्रश्न पूछ लिया कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो जवाब देना ही पड़ेगा। इस सूत्र के माध्यम से वह शब्द निष्पन्न हो रहा था। यहां रोरी कह रहा है, इसने कहा र के बाद र होगा तो पूर्व र का लोप हो जाएगा। इसने कहा कि र हलंत होना चाहिए। र के बाद कैसा र होगा? संपूर्ण र, तो पूर्व र का क्या हो जाएगा? लोप। पूर्व र का हो जाएगा लोप। र हलंत के बाद संपूर्ण र होगा, तो उससे पहले वाले पूर्व र हलंत का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अब यह हुआ प्रथम सूत्र। अब एक सूत्र आया, ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। इस सूत्र ने कहा जहां से ढ एवं र का लोप हुआ है,
जहां से ढ एवं र का लोप हुआ है उससे पहले, जहां से ढ एवं र का लोप हुआ है उससे पहले अण, अण में आते हैं अ, ई, उ को दीर्घ, दीर्घ का मतलब आ, ई, उ हो जाता है। ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः सूत्र ने कहा कि जहां से ढ एवं र का लोप हुआ है उससे पहले अण, अण में अ, ई, उ को मैं क्या कर दूंगा, दीर्घ कर दूंगा। अ को क्या हो जाएगा आ, ए को क्या हो जाएगा ई, और ओ को क्या हो जाएगा उ। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है, इंपोर्टेंट। अंता राष्ट्रीय, यही आया था मित्रों। शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको भी यह अशुद्ध लग रहा होगा। अंतरराष्ट्रीय, यही शुद्ध था। अंतरराष्ट्रीय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अंतः या अंतर, अंतः या अंतः प्लस राष्ट्रीय, और हमारा नियम यहां से लागू होगा। मित्रों, रोरी ने कहा कि र के बाद र होगा, तो देखना र के बाद र होगा, र के बाद र होगा तो पूर्व र का क्या हो जाएगा? लोप। इसने कहा कि र के बाद र होगा तो पूर्व र का लोप हो जाएगा। ठीक है, पूर्व र का लोप हो गया, स्थिति रही अंत बराबर राष्ट्रीय। अभी ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः सूत्र ने कहा कि जहां ढ एवं र का लोप होगा उससे पहले अण, अण में अ, ई, उ को दीर्घ हो जाता है। तो इधर यहां से त में क्या है? अ, अण ही आ गया, यहीं से र का लोप हुआ था, त में अ है, इसको क्या हो जाएगा? ता, तो क्या हो जाएगा? अंता, और जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। उसी प्रकार हरिरम्य, यहां भी हरिर या हरिः प्लस रम्य। अब र के बाद र, पूर्व र का लोप, हरि प्लस रम्य, जहां से लोप हुआ है वहां अ, ई, उ को दीर्घ, तो यहाँ ई को क्या हो जाएगा? बड़ी, तो क्या बन जाएगा? हरिरम्य। नीरसा, निर प्लस रसा, र के बाद र, पूर्व र का लोप, तो नी प्लस रसा, नी को बड़ा, नीरसा। इस तरह प्रातः राजते, प्रातर प्लस राजते, र के बाद क्या? र, र के बाद र, तो पूर्व र का क्या लोप? प्रा, प्रात राजते। र का हो गया त, र का क्या हो गया? लोप, तो त क्या हो जाएगा? दीर्घ, तो प्रातः राजते। पुनरारंभते,
पुनर या पुनः प्लस रमते, पुनर या पुनः प्लस रमते, र का क्या हो गया लोप, पुनः प्लस रमते। अब जहां से र का लोप हुआ है वहां न को क्या हो जाएगा ना, तो पुनः प्लस रमते पुनः। इस तरह आपको ध्यान करना है, पुनरमते हरि रम्य, और आपका नीरसः, यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण आपके लिए माने जाते हैं। अब अगला इसी क्रम में सूत्र आता है विद्वानों, अतो रोर प्लुता दपुलते। इसने कहा ह्रस्व अ के बाद स्थित रुत्व के र को क्या होगा उ, आगे भी अकार परे रहते। यह नियम था। इस सूत्र के द्वारा कहा गया कि ह्रस्व अ होना चाहिए। ह्रस्व अ के बाद क्या, ह्रस्व अ के बाद रुत्व का क्या हो र, र को क्या होगा ओ, अकार परे अभिवाद में होना चाहिए। इसने कहा बहुत अच्छी बात। अब उदाहरण है को अपी, संधि विचित करेंगे, कह या कस प्लस अपी। कह या कस प्लस अपी, कह होगा तो विसर्ग को स करने पड़ेंगे, कस। अब मानिए कस प्लस अपी हो गया, को अपी बहुत अच्छा है, कस प्लस अपी हो गया तो स को क्या होगा रू, क होगा रू, तो मानो क बराबर रू, रू में से शेष रहता है र, और क्या हो गया अपी। इसने कहा ह्रस्व अ, तो क में क्या है अ। इसने कहा रुत्व का क्या हो र, र, और उसको जब उ होगा जब बाद में अ होगा, बाद में अ होना चाहिए मेरे मित्रों, बाद में भी क्या है अ। तो मुझे लगता है इसके र को उ कर देना चाहिए, किस सूत्र के माध्यम से, अतो रोर प्लुता दपुलते, क्योंकि इस सूत्र ने जो बात कही, जो नियम कहा, वो पूरा क्लियर हो गया, वो लागू हो गया उदाहरण पे। तो जब लागू हो गया तो इधर क कर देना चाहिए। तो इधर देखेंगे, आगे चलते हैं, को अपी लागू हो गया तो कर देना चाहिए क बराबर उ बराबर अपी। अब हमने अभी स्वर संधि में पढ़ा, गुण संधि अ और उ मिल करके ओ हो जाता है स्वर बाद में होने पर। फिर भी इधर क्या है अ, इधर क्या है उ, मिलके क्या हो जाएंगे ओ। अब यहाँ कौन सी संधि हुई, यहाँ गुण संधि। कौन सी संधि हुई, गुण संधि। मित्रों स्थिति हुई को प्लस अपी। अब हमने पढ़ा था अभी एक भेद पूर्व रूप, उन्होंने कहा ए और ओ होना चाहिए पद के अंत में, उसके बाद में ह्रस्व अ रहने पर ए और ओ तो जैसे का तैसा रहता है, अ को अवग्रह अ हो जाता है। अब को तो वैसे का जैसा रहेगा, उधर अ और बराबर पी, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा को पी। यहाँ कौन सी संधि हो गई, पूर्व रूप। कहने का मतलब यह कौन सी संधि हुई, विसर्ग संधि। विद्वानों एक और बात समझने की कि जब हमें इस तरह का खंडाकार अ दिखाई देगा तो मूलतः विसर्ग संधि ही होनी चाहिए, क्योंकि विसर्ग से स को र, र को उ को ओ को आने के बाद में जब अ को क्या हुआ खंडाकार,
तो मूल नहीं होते तो हम कहां से। इस तरह इसके उदाहरण है। कोऽपि देवोऽपि वही देवः या देवस् प्लस अपि। वही स्थिति सेम, स को र को उ को ओ, अ को अ। निर्धनो अपि निर्धन प्लस अपि। को अयम कह प्लस अवय। देवो अयम देवः प्लस अयम। वही सभी उदाहरणों में वही नियम लागू हो रहा है। स को र को उ को ओ होने के तदुपरांत में अ को अवग्रह अ या खंडाकार या लुप्ताकार, यह भी विसर्ग संधि के अंतर्गत ही आए जाते हैं, गिने जाते हैं। मित्रों, ऐसा ही अगला नियम और अगला सूत्र है असीच। असीच इन्होंने क्या कहा, इरस्व अ, इन्होंने कहा इरस्व अ के बाद रुत्व के र को क्या हो जाएगा उ, हस वर्ण परे रहते। सेम कंडीशन पहले थी वही है, परंतु वहां ह्रस्व अ के बाद स्थित रुत्व के र को उ हो रहा था तो आगे अ परमय था, और यहाँ अ की अपेक्षा हस वर्ण असमय हयवरट के ह से लेकर के ज व गढ़ दस के स तक जो बीच में वर्ण आते हैं उनमें से कोई वर्ण होना चाहिए। ह्रस्व अ वही बात, रुत्व का र उ कब होगा, जब हस्वर्ण होंगे। हस्वर्ण कौन कौन से होते हैं, ह य व र ट। हयवरट के ह से लेकर, कहां से लेकर, ह से लेकर ज व ग ड द स के स तक कौन से वर्ण होंगे, स। ह हस्वर्ण कौन से होंगे, हस्वर्ण में हयवरट के ह से लेकर के हयवरट लण यमगणनम झवय घड़दस ज ब गड़ द सो यहाँ तक। तो हयवरट के ह से लेकर के, हयवरट के ह से लेकर के जबगढ़ दस के कहाँ तक, स तक जो वर्ण आते हैं उन्हें हस्वर्ण कहा जाता है। सेम कंडीशन पहले जैसी, ह्रस्व अ होना चाहिए, रुत्व के र को जब उ होगा, जब हस्वर्ण होगा पर में, पर का मतलब बाद में। पहले था अ, अब क्या था, हस्वर्ण। देखेंगे एक बार। जैसे शिवो बंदा, शिवः या शिवस् प्लस बंदा। मित्रों, शिव और स को क्या हो जाएगा, र, और आगे क्या है, बंद। अब यह क्या है, अस्वर्ण, क्योंकि अस्वर्ण, अस्वर्ण क्यों है, क्योंकि जब
ग ड द स, ब आ रहा है तो र को क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा, और बाद में क्या है, बंदा, और अ और उ मिलके क्या हो जाएंगे, ओ, तो शिवो, और पीछे क्या है, बंदा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, शिवो बंदा। क्या हो गया, शिवो बंदा। इसी प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोरथा। मनस प्लस रथः या मनः प्लस रथः। स को क्या हुआ, र, रू हुआ, रू में से र, इधर रथः। आपको पता है र, ह, य, व, र कौन सा वर्ण हो गया, असवर्ण। उ हो जाएगा, मन प्लस उ प्लस रथा, और अ और उ मिलके क्या हो जाएंगे, ओ, क्या हो जाएगा, ओ, मनो, और जोड़ेंगे तो मनोरथा, इस तरह बन जाएगा, मनोरथा। आगे र पर में था, इसलिए स को रू में से शेष र को उ, मनोरथा। मनोभावना, क्योंकि मनोभावना भ आ रहा है, ह, य, वरट, लण, यमगणनम, झ, भ, भ, मनोभावना। तो मनः प्लस भावना, मनः प्लस भावना या मनस प्लस भावना। मनोविज्ञानम, मनस प्लस विज्ञानम या मनः प्लस विज्ञान। तो विसर्ग को, तो स को क्या हो जाएंगे, र को क्या हो जाएगा, उ, उधर क्या हो गया, विज्ञान, और अ और उ मिलके क्या हो जाएगा, ओ, क्या बन गया, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान। तो इस तरह मनः प्लस विज्ञानम, इस तरह यह हसीच सूत्र के उदाहरण माने जाते हैं। मनोरथः शिवो बंधः, मेरे मित्रों, वरिष्ठ अध्यापक या लेक्चरर संस्कृत विषय की परीक्षा हो, उसमें मनोरथा और शिवो बंधः अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। यह बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। तो यह आपकी विसर्ग संधि के हसीच सूत्र के उदाहरण थे। इससे पहले अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र के उदाहरण, उससे पहले रोरी और ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण के उदाहरण पड़े। उससे पहले 3 सूत्रों का विसर्ग संधि में अध्यापन कार्य किया, सस जो सोरु, खर बसानयोर विसर्जनीय और विसर्जनीय से सा। तो यह आपकी कौन सी संधि थी, विसर्ग। और यह आपकी क्या हुई संधियां। मित्रों, मैं फिर आपको एक बार अवगत कराना चाह रहा हूं, आप मेरी बात को सुने, सभी ध्यान से सुने। संधि के लगभग रीट, आरटेट, सीटेट, यूपीटेट, एचटेट इत्यादि परीक्षाओं में 2 उदाहरण पूछे जाते हैं। एक इसमें संधि कौन सी है शब्द दे दिया और संधि विच्छेद कीजिए, यह 2 उदाहरण बनते हैं। अब 2 उदाहरण आपके लिए आ रहे हैं, तदुपरांत में हमने 2 उदाहरणों के लिए स्वर संधि के अंतर्गत मुख्यतः 7 नियमों का अध्यापन कार्य किया। 7 नियम कौन कौन से थे? यण, अयादि, गुण, वृद्धि, दीर्घ, पूर्व रूप और पर रूप।
तदुपरांत में हल या व्यंजन में 5 इष्टुत्व, इष्टुत्व, विसर्ग, इष्टुत्व, इष्टुत्व, जसत्व और अनुस्वार परसवर्ण। 7 और 5 कितने हो गए? 12। तदुपरांत में विसर्ग संधि में पहले 3 सूत्र पढ़े और उसके बाद में रोरी और ढ्रलों पे पूर्ववर्ण दीर्घवर्ण, तीनों तो 5। तदुपरांत में अतोर प्लुताद प्लुते और असीच के माध्यम से उदाहरणों को निष्पन्न किया। तो इधर भी 7 सूत्रों का अध्यापन कार्य किया। तो कहने का मेरा भाव 7 और 5 12 और 7 19 होते हैं। हमने लगभग 20 नियमों का अध्यापन कार्य किया। तो उत्कर्ष के माध्यम से मैं आपको, उत्कर्ष के चैनल के माध्यम से मैं आपको राधा रानी के आशीर्वाद से यह संदेश देना चाहूंगा कि यह रीट, आर्ट, सीटेट, यूपीटेट इत्यादि के लिए बहुत संधि के नियम हो गए, क्योंकि स्वर संधि को आपको विशेषता ध्यान करना है। स्वर से जितने उदाहरण आते हैं इन परीक्षाओं में, क्योंकि बालक और बालिकाओं को सबसे पहले स्वर का ज्ञान होना चाहिए। तो मित्रों, एक बार बोलेंगे, आपकी संधि पूरी हुई। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि कहा गया है, हमें क्या काम दुनिया से, हमें क्या काम दुनिया से, हमारा गोविंद प्यारा है। हमें क्या इस जमाने से, हमारा नंदलाल, हमारा घनश्याम, हमारा कन्हैया प्यारा है। जय जय श्री राधे श्याम। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app from Google Play Store. Karsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Karsh app now.